नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ का दर्द। तो दोस्तों, जनवरी के महीने में हार्ट कपा देने वाली ठंड में 65 वर्षीय शांति देवी जी घर के आंगन में अपने पति रमेश जी के साथ धूप में बैठकर कुछ गर्माहट पाने की कोशिश कर रही थी। गांव के कोने में स्थित एक छोटे से घर में शांति देवी जी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके पति रमेश किसान थे। अपने खेतों में वे दिन रात मेहनत करके घर की छोटी मोटी ज़रूरतों को ही सही पूरा कर पाते थे। दिन रात मेहनत करने और उचित पोषण न मिलने से वे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे। शांति देवी जी और रमेश जी के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा रवि, बेटी सीमा और सबसे छोटा बेटा मोहित। शांति देवी और रमेश जी का जीवन अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए समर्पित कर दी थी। वे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह खूब मेहनत करते थे, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देते थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना ही उनका सबसे बड़ा सपना था। रमेश जी अक्सर कहते थे, शांति, मैं तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, ताकि उनके भविष्य के साथ हमारा भी बुढ़ापा खुशहाल हो जाए। उनका बड़ा बेटा रवि और बेटी सीमा पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। सीमा तो हमेशा क्लास में पहले नंबर 1 पर आती थी। वही रवि भी अच्छे नंबर लेकर पास हो जाता था, लेकिन छोटा बेटा मोहित पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं था। वह एक मध्यम दर्जे का विद्यार्थी था, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी थी और वह पढ़ाई के साथ साथ ड्राइविंग भी बहुत ही अच्छी करता था। शांति और रमेश जी के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। समय के साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और उनकी स्कूल की शिक्षा जैसे ही खत्म हुई, रवि आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, इसलिए उसे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। अब वह शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और साथ ही साथ अपने खर्च निकालने के लिए वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लेता था। वही सीमा अपने मम्मी पापा के साथ रहकर ही पास के कस्बे के कॉलेज में जाने लगी और साथ में अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटाने लगी। मोहित का पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता था, इसलिए रमेश जी ने उसे मैकेनिक का काम सिखा दिया, ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी रोज़ी आराम से कमा सके। तीनों बच्चे बड़े हो चले थे। तीनों की पढ़ाई भी पूरी हो रही थी। रवि ने शहर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वहीं पर किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने की ठान ली थी। शुरुआत में वह नियमित रूप से घर पर आता था, लेकिन धीरे धीरे उसने घर पर आना कम कर दिया, क्योंकि अब वह शहर में रहने का आदी हो चुका था। उसे धीरे धीरे गांव की सादगी अब कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अपने साथ काम करने वाली लड़की कनिका को वह चाहने लगा था और अधिकतर समय उसके साथ ही व्यतीत करता था। और एक दिन तो उसने अपने घर आकर अपनी माँ बाबूजी से कह दिया था कि मुझे कनिका बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। माँ पिताजी को भी बेटे की पसंद को मानना पड़ा और उनकी शादी करवा दी। कनिका शहर की रहने वाली और एक अच्छे और अमीर खानदान की लड़की थी। वह तो गांव आना पसंद भी नहीं करती थी, तो इसलिए धीरे धीरे रवि का भी गांव में आना जाना कुछ कम सा हो गया था। सीमा भी देखने में अति सुंदर, पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की थी, इसलिए उसकी शादी भी शहर के एक अमीर परिवार में हो गई थी और वह अपने ससुराल में जाके कुछ व्यस्त हो गई थी। मोहित ने भी पढ़ाई के बाद अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था
और उसने अपनी मेहनत और लगन से मन लगाकर काम किया और खुद की एक दुकान भी खोल ली, जिसमें वह मैकेनिक का काम करता था। और उसका काम बहुत ही अच्छा सा चलने लगा, क्योंकि शुरू से ही उसका इंटरेस्ट इसी तरह के काम में था। अब उसने एक बड़ा सा गैरेज भी खोल लिया था और उसका काम भी बहुत ही अच्छे से चल रहा था। मोहित की शादी एक सुंदर व सुशील लड़की अमीशा से कर दी गई थी। दोनों बच्चे अब कामयाब हो चुके थे और बीच की बेटी सीमा की भी एक अमीर घर में शादी हो गई थी। सभी बच्चे अपने अपने परिवार में खुश थे, लेकिन तीनों ही बच्चे धीरे धीरे अपने माँ बाबूजी से दूर होते ही जा रहे थे। लड़की की तो मजबूरी थी, वह अपने ससुराल जो चली गई थी, लेकिन दोनों बेटे भी अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। बड़ा बेटा तो जैसे गांव आना ही भूल गया था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ वही शहर में रहने लगा और अपने माँ बाप से बिल्कुल जुदा सा हो गया था। छोटा बेटा मोहित अपनी पत्नी के साथ वहीं साथ में गांव में रहता था, लेकिन वह भी अपने माँ बाबूजी का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था। वह भी अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ ही ज़्यादा खुश रहता था। मोहित की पत्नी अमीशा भी अपने सास ससुर को एक तरफ से अपने ऊपर बोझ सा ही समझती थी। उसको ऐसा लगता था कि जब बड़े बेटे रवि ने ही अपनी माँ और पिताजी को छोड़कर शहर चले जाने में ही अक्लमंदी दिखाई, तो फिर वो अकेले क्यों उन दोनों की जिम्मेदारी उठाए। वह शांति जी व रमेश जी को बात बात पर ताने मारती थी। एक दिन शांति जी ने कहा, बहू अपने ससुर के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो अमीशा चिल्लाकर बोली, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप रसोई में जाकर खुद क्यों नहीं बना लेती? पूरा दिन बैठी रहोगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। जब शांति जी खिचड़ी बनाकर लाई तो बहू जैसे ही रसोई में गई जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह क्या हालत बना दी है रसोई की आपने? क्या इतनी भी अक्ल नहीं है कि जिस चीज़ को जहाँ से उठाया जाए उसे वहीं वापस भी रख देना चाहिए? एक काम क्या करती हो, मेरे 10 काम बिखेर देती हो। शांति जी कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन यह सोचकर चुप रह गई कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो बहू बखेड़ा खड़ा कर देगी और चिल्ला चिल्लाकर सबको सुना देगी। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। अब तो रोज़ का यही काम हो गया था। पूरा दिन किसी न किसी बात को लेकर वह शांति जी और रमेश जी को सुनाती ही रहती थी। घर के काम में शांति जी से मदद लेने के लिए नाम पर पूरा दिन उन्हें किसी न किसी काम में लगा कर रखती थी। शांति देवी के लिए यह सब देखना मुश्किल हो रहा था। उनके बच्चों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी खुशियाँ कुर्बान की थी, वे अब उनके करीब भी नहीं आ रहे थे। उनका दिल बहुत दुखी था, लेकिन वह अपने बच्चों को कभी दोष नहीं देती थी। एक दिन शांति देवी की तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। उन्होंने रवि को फ़ोन किया तो रवि ने कहा, माँ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं आज नहीं आ सकता, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। अपनी व्यवस्था दिखाकर अपने फ़र्ज से इतिश्री कर ली और कहा कि माँ आप मोहित से बात करिए, मुझे जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं आपसे मिलने आता हूँ। जैसे ही रमेश जी ने मोहित को फ़ोन किया तो उसने भी अपनी व्यवस्था का हवाला देकर आने में असमर्थता जताई। सीमा ने भी कहा कि वह ससुराल की जिम्मेदारियों में फंसी हुई है। अपने तीनों बच्चों की बात सुनकर शांति जी और रमेश जी हैरान रह गए थे। ये वही बच्चे थे जिनकी एक आवाज़ पर हम खड़े रहते थे।
अपना सब कुछ भूलकर हमने इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब किया, और आज जब हमें इनकी ज़रूरत है तो इस समय में भी वह सब अपनी व्यवस्था व मजबूरी दिखाकर बीमार माँ बाप के पास आना तक नहीं चाहते। रमेश जी बोले, देखा शांति, अपने बच्चों को कितने बिजी हो गए हैं सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में। उन्हें तनिक भी फिक्र नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप किस हालात में हैं, उनके माँ बाप को उनकी कितनी ज़रूरत है कि नहीं। शांति जी ने फिर भी कहा, छोड़ो जी, बच्चे अपने काम में व्यस्त होंगे तभी तो नहीं आ पा रहे, आप भी ना। लेकिन रमेश जी को अपनी पत्नी शांति की बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए रमेश जी ने अपने पड़ोसी हरिश्चंद्र से मदद ली, जो उन्हें शहर के अस्पताल में लेकर गया। शांति जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह कुछ खा पी नहीं पा रही थी और ना ही किसी तरह की दवाई उन पर काम कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उनके मेडिकल टेस्ट कराए जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उन्हें हुआ क्या है। जब सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि शांति देवी जी के पेट में कैंसर है, जो अपने लास्ट स्टेज पर है और उसका इलाज संभव नहीं है। उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, केवल 2 या 3 महीने। लेकिन इलाज के दौरान शांति देवी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को मत बुलाना, यह सब बहुत व्यस्त है। मैं कोई भी दर्द सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, यह मैं सहन नहीं कर सकती। मेरा क्या है, वैसे भी मैं तो बुजुर्ग हो चली हूँ और इस उम्र में कब किसके साथ क्या हो जाए इसका कुछ नहीं पता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को यह पता चले कि मुझे इतनी भयानक बीमारी है और मेरे पास इतना कम समय है। यह सुनकर डॉक्टर की आंखें भी नम हो गई। जब शांति जी की हालत लगातार बिगड़ने लगी तो एक दिन रमेश जी ने सरपंच से अपने बच्चों के बारे में बात की तो रमेश जी की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे और वे कहने लगे कि मेरे बच्चे कितने नालायक निकले। मैंने और शांति जी ने इतनी मेहनत से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और आज जब शांति जी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो दोनों बेटों में से कोई भी आकर अपनी माँ का हालचाल नहीं पूछता। कितने नालायक बच्चे हैं मेरे। और यह कहकर सरपंच जी के गले लगकर रमेश जी फूट फूट कर रोने लगे। सरपंच जी ने रवि, सीमा और मोहित को फ़ोन करके उनकी माँ की स्थिति के बारे में बताया। सरपंच जी ने बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का, और तुम्हारे पिताजी अकेले उनकी देखरेख कर रहे हैं। वे दोनों कितने दर्द में हैं। क्या तुम दोनों भाइयों का इतना भी फर्ज नहीं कि तुम उनकी देखभाल कर सको? और ना ही तुम्हारी बहन ने आकर उनसे हालचाल तक पूछा। तुम कितने नालायक और निकम्मे बच्चे हो। क्या कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है? अरे उन्होंने अपना खून पिलाकर तुम्हें बड़ा किया है। आज ऐसे समय पर जब उन्हें तुम्हारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम कैसे उनको भूल सकते हो? कम से कम इंसानियत के नाते ही तुम आकर इनसे मिल लेते। इतना तो कोई पराया भी कर देता है। तुम तो उनके अपने बच्चे हो। जब बच्चों को यह एहसास हुआ कि उनकी माँ अकेले कितने दर्द में है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि अपने बीवी बच्चों के साथ तुरंत गांव लौट आया और सीमा भी अपने ससुराल से आ गई। तभी मोहित ने भी अपनी दुकान पर ताला लगाया और सब दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँच गए, क्योंकि सरपंच जी कहने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बच्चों ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमने आपकी कुर्बानियों को कभी समझा ही नहीं। आपने हमारे लिए सब कुछ किया और हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। शांति देवी ने अपने तीनों बच्चों को गले
लगाते हुए कहा, मेरे बच्चों, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहती थी। अब जब तुम सब मेरे पास हो तो मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई है। इसके बाद रवि ने अपनी माँ को शहर में अपने साथ ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने की बात कही ताकि वहाँ उनका अच्छे से इलाज हो सके। लेकिन शांति देवी जी ने कहीं भी जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं यहीं सबके बीच में रहकर अपनी आखिरी वक्त बिताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हो, इससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। बेटा, जाना तो एक दिन सबको पड़ता है, लेकिन अपने बच्चे और बहू के बीच में शांति से परलोक सिधार जाऊंगी तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने जीवन में खुश रहे और इसी तरह से मेरे पास आकर मुझसे मिलते रहे। बेटा, अब मैं ठीक हूँ, आप सब अपने अपने काम पर लौट जाइए। उन सब ने न जाने का निर्णय लिया। सीमा और रवि ने भी यह सुनिश्चित किया कि वे नियमित रूप से माँ से मिलने आएंगे। जैसे ही वो लोग अपनी माँ से आखिरी बार मिलने जाने लगे तो देखा कि उनकी माँ का शरीर एक तरफ लुढ़का हुआ था और वह निढाल होकर बिस्तर पर गिरी हुई थी। जैसे ही रवि ने माँ की हालत को देखा, उसने बाबूजी को आवाज़ लगाई, देखिए बाबूजी, माँ की हालत कैसी हो गई है, वह कुछ बोल नहीं रही है। तभी रमेश जी वहाँ आए और उनकी नब्ज़ देखकर कहने लगे, बेटा, तुम्हारी माँ हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई है। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। तभी तीनों बच्चे भी अपनी माँ से लिपट गए और वे सभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। लेकिन शांति देवी जी, जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, तीनों बच्चों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और उनके दिए हुए संस्कारों को हमेशा याद रखने की कसम खाई कि आगे से वो कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे और अपने पिता की आखिरी समय तक खूब मन लगाकर सेवा करेंगे। तो दोस्तों, यह बच्चों की बेरुखी केवल शांति देवी जी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह हमारे समाज में तेजी से बढ़ती उस प्रवृत्ति को दिखाती है जिसमें लोग अपने ही माता पिता की कुर्बानियों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। बच्चों की बेरुखी एक माँ के दिल पर सबसे बड़ा घाव है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों को अपने माता पिता की भावनाओं और उनकी ज़रूरतों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, उन्हें प्यार, देखभाल और सम्मान से निभाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।